नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीति और पत्रकारिता में भाषा की नैतिकता के सारे नियम ध्वस्त हो चुके हैं। किसने शुरुआत की या किसने कम या ज्यादा कहा, यह बहस बेमानी है। ऐसा नहीं है कि नियम और नैतिकता का इस्तेमाल बंद हो चुका है। होता है तब होता है जब किसी विरोधी को नोटिस भेजना होता है, मुकदमा करना होता है। प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे जिस आरोप को माइनॉरिटी के लोग हर दिन झेलते हैं, चुप रहते हैं, उसी तरह का आरोप एक दिन लग जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को स्वीट आतंकवादी कहते हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय पर इस तरह के आरोप के जवाब में राजनीतिक रूप से या मजाक के तौर पर ही ऐसा कहने की छूट है? और क्या तब खुद को स्वीट आतंकवादी कहने वाले केजरीवाल या कांग्रेस के ही नेता ऐसा कहने वाले माइनॉरिटी के किसी सदस्य या कॉमेडियन के साथ खड़े हो पाएंगे? चुनावी राजनीति में आतंक और आतंकवाद के आरोप ने दोनों छोर के नेताओं को एक्सपोज कर दिया है। बताने की जरूरत नहीं कि आतंक के ये किस्से काल्पनिक नहीं हैं। इन घटनाओं की तबाही की वास्तविकता ने दुनिया भर में दहशत पैदा की, और राजनीति भी। उस राजनीति का सारा आधार गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंक के नाम से गलत आधार पर भी राजनीति हुई। इस्लामिक आतंकवाद का लेबल चिपकाकर कई बेकसूर लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया और देशों तक पर हमले हुए। आतंकवाद का संबंध धर्म से नहीं है, यह बात भी साबित की गई और कही गई, लेकिन आतंक का संबंध धर्म से जोड़ना बंद नहीं हुआ। टाइम पत्रिका ने म्यांमार को लेकर अपने कवर पर द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर लिखा तो काफी नाराजगी हुई। भारत में भी कई बार हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल होता है, नाराजगी होती है और बयान वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है, मुकदमे हो जाते हैं। कई साल पहले भगवा आतंकवाद कहने पर कांग्रेस नेता सुशील शिंदे को माफी मांगनी पड़ी। इस्लामिक आतंकवाद के इस्तेमाल से भी लोग नाराज होते हैं, मगर इसका इस्तेमाल कभी बंद नहीं होता। भारत में गोदी मीडिया के उभार के साथ साथ सरकार से सवाल करने वालों को पाकिस्तान परस्त कहा गया। पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के बदले भी होता है। 2014 के बाद से कांग्रेस और उसके नेताओं को खुलकर पाकिस्तान परस्त और आतंकवाद का समर्थक बताया गया, बाकी दल चुप रहे। अब उन दलों को भी आतंकवाद का समर्थक बताया जाने लगा है, और खास बात यह है कि आतंक का लेबल चिपकाने वालों में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। आतंकवादियों की रक्षा की, और आज बोलते हैं कि संविधान की रक्षा नहीं होगी, फिर बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बतौर आरोप लगा रहा हूं आप पर कि आपके मुख्यमंत्री काल में आतंकवादियों को आपने पनाह दी, उनको बचाया और रक्षक भक्षक बन गया और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह किया। इसका मैं आरोप लगाता हूं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा, मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। इन आरोपों के पीछे तथ्य क्या है, इसे लेकर किसी को मतलब नहीं। आरोप लगाकर किसी के बारे में धारणा बना देना ही राजनीति है। इसका भी एक बैकग्राउंड है। आप जानते हैं कि नेताओं के बनाए इस धारणा के कारण आतंकी बताकर कितने बेकसूर नौजवानों का एनकाउंटर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही नौजवानों को 20-20 साल जेल में रहने के बाद बेकसूर पाया, बरी किया। कोई नेता इन बेकसूर नौजवानों के पास तक नहीं फटकता है, ना ही पुलिस की इस हिंसा पर बोलता है। जब खुद पर आरोप लगता है तो नेता आहत हो जाते हैं। जिस तरह से पुलिस के लिए किसी को आतंक के नाम पर एनकाउंटर कर देना खेल है, उसी तरह से नेताओं के लिए भी किसी को आतंकी बता देना, उसका संरक्षण बता देना खेल हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आतंकवाद के समर्थक होने के आरोप के जवाब में खुद को स्वीट आतंकवादी कह दिया है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है,
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। क्या इस तरह के आरोप लगने पर माइनॉरिटी का कोई सदस्य खुद को स्वीट आतंकवादी कह सकता था? और कहता तो उसके बचाव में क्या केजरीवाल ही सामने आते? नहीं आते, क्योंकि किसी को आतंकवादी कहना और खुद को स्वीट आतंकवादी कहना मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक धर्म के लोगों का खेल बन चुका है। जिस किसी को यह मास्टर स्ट्रोक लग रहा होगा उसे सोचना चाहिए कि भाषा में आतंक क्या इतना नॉर्मल हो जाएगा कि स्वीट भी हो जाएगा, नमकीन भी हो जाएगा। कहीं बच्चे स्वीट आतंकवादी, गोल्डी आतंकवादी का गुट बनाकर खेलने तो नहीं लगेंगे? क्या पता अगले चुनाव में कोई मुख्यमंत्री खुद को शुगर फ्री आतंकवादी कहने लगे। दर्शक, पाठक और मतदाता के बीच आतंकवाद का जो मूल मतलब है वो हिंसा और दहशत से जुड़ा है, लेकिन उसकी जगह तू मैं वाला आतंकवाद लाया जा रहा है। अब आप इस उदाहरण से समझिए, क्या पुष्पा जो लकड़ी के तस्कर का किरदार है, तस्करों के गिरोह में काम करता हुआ उसका सरदार बन जाता है, लेकिन हमारी राजनीति उस पुष्पा के फोटो पर अपने नेता का फोटो चमकाकर अपने नेता को हीरो बना रही है। क्या अलग अलग दलों के समर्थकों को अपने नेता को हीरो के रूप में प्रचारित करने के लिए तस्कर का ही किरदार और चेहरा मिला, संवाद मिला? कांग्रेस समर्थकों का पुष्पा बीजेपी पर हमला करता है तो बीजेपी समर्थकों का पुष्पा कांग्रेस पर। इसी तरह सपा के समर्थक भी अखिलेश को पुष्पा बनाते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को भी पुष्पा बनाया जा रहा है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, कहानी नहीं जाना, वो भी पुष्पा को जान गए हैं और वीडियो वायरल करा रहे हैं। यही नहीं, पुलिस से लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय भी पुष्पा के थीम पर प्रचार सामग्री बनाने लग गया। राजनीति में पुष्पा मर्दाना ताकत का चैंपियन भी बन जाता है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। इस तरह अब जो भी नया थीम लॉन्च करेगा, मीम बनाएगा, उसे सब मिलकर हड़प लेंगे और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने लगेंगे। किसी के पास अपनी भाषा नहीं बची है। यही 2 मिनट के वीडियो और उसकी भाषा का कमाल है कि आपको सोचने और जानने से दूर रखा जाता है। केवल देखकर यकीन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि दोनों तरफ के लोग एक ही प्रकार की भीड़ बन सके, उस भीड़ का व्यवहार एक समान हो। पंजाब और यूपी में आतंकवाद का समर्थक बताने के बयानों को गंभीरता से देखिएगा। किस तरह से लोग चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी एक धर्म को टारगेट करने लग जाते हैं। प्रियंका गांधी का बयान गौर से सुनिए। आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां? फिर से बोलिए, छोटे मियां। बड़े मियां कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियां कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूं कैसे। दोनों का जन्म कहां से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ, जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। छोटे मियां और बड़े मियां एक मुहावरा है। अब कहीं आरएसएस को बुरा न लग जाए कि उसके लिए छोटे मियां और बड़े मियां का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे असम से लेकर गुजरात की राजनीति में मियां का इस्तेमाल याद कीजिए। जब नरेंद्र मोदी मियां मुशर्रफ कहते थे तब उसकी ध्वनि सीमा पार भेजने के अलावा सीमा के भीतर किस तरह गुंजायमान होती थी। असम की राजनीति में मियां का जिक्र कैसे आता है? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की सरकार को दिल्ली सल्तनत और राहुल गांधी को साहबजादा कहते हैं।
इस बात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है कि एक समुदाय को टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी ने जिस भाषा संसार की रचना की है, कांग्रेस या केजरीवाल कहीं उसी भाषा से अपने राजनीतिक हथियार तो नहीं चुन रहे हैं। इन जुमलों को आगमन, प्रचलन, समापन और पतन के हिसाब से देखिए। कई बार विरोधी दल उन जुमलों को हड़प लेते हैं। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को भगोड़ा बताने के लिए मफलर मैन का जुमला लाया गया आईटी सेल की तरफ से, लेकिन केजरीवाल ने मफलर मैन को गले लगाकर खुद को हीरो बना लिया। कई बार जुमलों के जरिए नेता की छवि को लंबे समय के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू किया। इस एक अभियान से राहुल को उबरने में लंबा समय लगा, बल्कि आज तक संघर्ष कर रहे हैं। जवाब में राहुल ने भी प्रधानमंत्री पर सूट बूट की सरकार से लेकर फेंकू तक का जुमला चिपका दिया। इन दिनों पप्पू और फेंकू दोनों का इस्तेमाल घट गया है। इन सब उदाहरणों के बावजूद जुमलों से हमला करने के मामले में बीजेपी सबसे आगे रही है, बल्कि इस मामले में मुख्य धारा बीजेपी ही बनाती है। उसका यही आत्मविश्वास था कि प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द गढ़ दिया, आंदोलन जीवी। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। लोकसभा के मंच से जब आंदोलन जीवी और परजीवी लॉन्च हुआ, तब लगा कि कोई बड़ा तीर चल गया है। तालियों से स्वागत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री को भी पता नहीं रहा होगा कि 8 से 9 महीनों के भीतर यह शब्द अपनी हार देखेगा। फरवरी 2021 में आंदोलन जीवी आया, किसान आंदोलन को दागदार करने के लिए, उन्हें फालतू और नकारा बताने के लिए आंदोलन जीवी लॉन्च हुआ। लेकिन उसी साल नवंबर में जब कृषि कानून वापस लिए गए, तब प्रधानमंत्री ने अपने फैसले को राष्ट्रहित में बताया। इसलिए नेता जब शब्दों का इस्तेमाल करते तब उन्हें लगता है तीर मार लिया, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं होता कि तीर निशाने पर लगेगा या लौटकर वापस आ जाएगा। इस तरह से आंदोलन जीवी की हार हुई और आंदोलन करने वाले जीत गए। लेकिन जीवी प्रत्यय से जुमलों का गढ़ना बंद नहीं हुआ। यूपी के चुनाव में जीवी की तर्ज पर तरह तरह के वादी, धारी, बाजी का जिक्र हो रहा है। हिंदी के अखबारों में बीजेपी को लेकर जो हेडलाइन बनी है पिछले 2 महीनों में, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उस पर शोध होना चाहिए। हिंदी अखबारों में बीजेपी से संबंधित ज्यादातर खबरों में माफिया, गुंडा, बम, बंदूक, तमंचा, बाहुबली, बम बम, बजरंगबली, माफिया की हवेली, आतंकी, दंगा, दंगाई, बुलडोजर, पलायन, तुष्टीकरण, कब्रिस्तान का इस्तेमाल होता है। कई दिनों तक एक ही तरह की हेडलाइन छपी, जिससे संदेह पैदा होने लगा कि कहीं भाषण लिखने वाला और हेडलाइन लिखने वाला एक ही तो नहीं है। दूसरा चरण आते आते इसमें थोड़ा बदलाव आता है। माफिया से माफियागंज हो जाता है, तमंचा से तमंचाधारी, तमंचावादी हो जाता है, दंगा से दंगावादी, परिवार से परिवारवादी, गुंडा से गुंडावादी हो जाता है, बम से बमबाजी हो जाता है। बीजेपी इनके सहारे केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट नहीं करती है, बल्कि उनके सामाजिक आधार को भी टारगेट करती है। माफिया से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता जल्दी ही माफिया का मतलब बता देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान माफिया का मतलब बताते हुए केवल मुस्लिम अपराधियों का नाम लेते हैं। मुरादाबाद की सभा में गृहमंत्री अमित शाह निजाम का मतलब बताते हुए मुस्लिम अपराधियों के नामों का ही सहारा लेते हैं और नेताओं का। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या?
या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कभी माफिया तो कभी निजाम, उसके बाद 80 बनाम 20%, ताकि लोगों को समझने के लिए मेहनत ना करनी पड़े कि माफिया और 20% किसे कहा जा रहा है। इस तरह से बीजेपी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने के नाम पर दोहरे अर्थ वाले जुमलों की खोज की, जिसके सहारे अखिलेश के मुख्यमंत्री काल के साथ साथ मुसलमानों को भी टारगेट किया जा सके। बेहद सावधानी से इन शब्दों का चुनाव किया गया ताकि चुनाव आयोग की नजर से भी बच जाएं। एक समाज लगातार माफिया कहा जाता रहा है अपराधियों के जरिए। ना राहुल आगे आते हैं, ना अरविंद केजरीवाल, ना कोई और। खुद पर बात आई तो सब आहत हो गए। अखिलेश यादव भी इसके जवाब में हमला करते हैं, तब जाति के सहारे अपराधियों की लिस्ट बनाते हैं और बीजेपी पर उन अपराधियों के संरक्षक होने का आरोप लगाते हैं। अखिलेश विकास दुबे के एनकाउंटर का नाम लेते हैं, जिसका नाम बीजेपी नहीं लेती। बीजेपी विकास दुबे के एनकाउंटर का श्रेय नहीं लेती, जबकि वो भी माफिया था। यही नहीं, सितंबर 2020 में महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। इंद्रकांत ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी हर महीने 6 लाख रिश्वत मांग रहे हैं। जब हफ्ता देने से इनकार किया तो एसपी ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दे दी। इंद्रकांत त्रिपाठी ने बकायदा वीडियो बनाकर कहा कि एसपी हत्या करवा सकते हैं और इंद्रकांत की हत्या हो जाती है। आज तक एसपी माणिकलाल पाटीदार गिरफ्तार नहीं हो सके। जो सरकार माफिया को खत्म करने का इतना श्रेय लेती है, वह ना तो विकास दुबे के एनकाउंटर की सफलता को भुनाती है और ना इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करने वाले आईपीएस को पकड़कर सामने लाती है। अखिलेश ये सब आरोप लगाते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था समाजवादियों की सरकार में नहीं अच्छी थी। उन्नाव से बेहतर कौन जानेगा। बताओ, उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और याद कीजिए, अगर आत्मदाह करने नहीं जाती उसकी बहन तो शायद एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस तरह से अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने के क्रम में अपराधियों को धर्म और जाति के हिसाब से गिना जाने लगता है। जो नहीं गिने जाते उनका भी आधार जाति और धर्म ही है। बस अपराधी के नाम पर बहुसंख्यक को टारगेट नहीं किया जाता है। इस तरह से एक अल्पसंख्यक समुदाय को माफिया और आतंक से जोड़ते जोड़ते आपके मन में उसके प्रति ऐसी तस्वीर बना दी जाती है कि बिना किसी प्रक्रिया के उसके ऊपर लाखों रुपए के जुर्माना का नोटिस भेज दिया जाता है। आपको गुदगुदी होती है। अभी हाल में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा के नाम पर गरीब मजदूरों को वसूली का नोटिस भेज दिया गया। इनमें से ज्यादातर एक ही धर्म के थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अदालत ने हर्जाना वसूलने की जो प्रक्रिया बनाई है उसका तक पालन नहीं हुआ है। आलोक पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि 2019 की सीएए प्रोटेस्ट के बाद जिन लोगों को रिकवरी नोटिस दिए गए थे या जिनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको रिकवरी नोटिस दिए गए थे, उनसे ये रिकवरी नोटिस वापस लिए जाएंगे और लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। बहुत सारे लोग जिनको ये रिकवरी नोटिस मिले थे वो गरीब लोग हैं। एक हम ऐसी दुकान पे हैं, ये कबाड़ की दुकान है। आइए मैं आपको आगे दिखाऊं। ये महनूर चौधरी जी की कबाड़ की दुकान है और ये नोटिस देखिए आप, ये चिपकाया गया था बहुत साल पहले, 1-2 साल पहले इनकी दुकान पे। महनूर जी से हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि कैसे उनके पिछले 2 साल कटे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं इस आदेश के बारे में। महनूर जी, आप बता रहे हैं कि जब से आपको नोटिस आया करीबन 20 लाख 21 लाख का, आप वो नोटिस अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं। जी जी, एक बार दिखा सकते हैं? जी जी, देख लीजिए। ये 21,76,000 रुपए का नोटिस आया था। ये जेल में आया था। आप उस वक्त जेल में थे? जेल ही में दिए थे जी। ठीक है, ये देखिए। थोड़ा सा ये जी मैं देख रहा हूँ कि ये फट गया है, लेकिन जी पर्स में रखे फट गया है। कोई बात नहीं। ये बताइए महनूर जी कि उस दिन जब ये सब हुआ तो क्या हुआ था, आप कैसे जेल गए? उस दिन जब ये प्रोटेक्ट हो रहा था CNRC वाला, तो सर ये रोड देख रहे हैं, रोड पर जो है प्रोटेक्ट हो रहा था। ये दुकान थी हमारी शॉप, मैं यहाँ पर बैठा था। जब गुम्मा पत्थर चलने लगा, घर से फोन आया कि भाग करके घर पे आओ, बच्चे नीचे हैं। हम बच्चों की जगह जा रहे थे, आगे रोक लिया गया। रोकने के बाद कहा गया, पुलिस वालों ने कहा कि बेटा रोड से ना जाओ, रोड जाओ, गली से ना जाओ। तो हम रोड जा रहे थे सर। रोड पर जाते ही घर के एकदम सामने खड़े थे, बस फोटो खींच के और तुरंत 26 तारीख को उठा लिया। फिर
19 को दंगा हुआ है, 26 को उठा के 26 दिसंबर 2019। जी ठीक है। और ये आपकी दुकान में देख रहा हूँ, कबाड़ की दुकान है, ये कब सील हुई आप सर बताइए? आइए दिखाते हैं। सर ये फरवरी में सील हुई है। नोटिस आने के बाद या जी। पहले? नोटिस आने के बाद। नोटिस आने के बाद क्या बताया गया आपको? सर नोटिस जेल में दिए थे और यहाँ पर हम थे भी नहीं जब हमारा गोदाम सील किए। एक पागल यहाँ बैठता था सर, उससे सील करा के उससे अंगूठा लगवा करके चले गए थे। जब से सर सील है। कितने साल हो गए? सर 3 साल हो गए। 3 साल से आपकी दुकान थी। आइए इस तरफ को आ जाइए। तो ये बताइए कि पिछले 3 साल में आपको बेल तो मिल गई, आप केस अपना लड़ रहे हैं, आपकी बेगुनाही या मतलब वो तो कोर्ट में सिद्ध होगी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका परिवार कैसे चला है जब आपकी दुकान, या आप कबाड़ का ही काम करते हैं? और भी नहीं सर, हमारा कबाड़ का काम था सर। आज की डेट में मैं फेरी कर रहा हूँ, इधर उधर दुकानों पर जा करके थोड़ा बहुत माल खरीद के लाते हैं, उसको बेचते हैं, तब हम खर्चा चलाते हैं घर का। ये पोजीशन है सर। सर ये दुकान हमारी सील हो गई, इसमें सारा जितना लोहा सोहा था सब चुरा ले गए सर, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। सर बट्टा उठा ले गए और काटा बाट ले गए, लोहा नंगर जो भी था सारा चुरा ले गए इसमें किया। तो जब आज आप यूपी सरकार का रिस्पांस सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये हुआ है, तो आप कैसा महसूस सर? बहुत खुशी हो रही है हमको कि अब जो है सरकार अब हम लोग का साथ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, उससे लग रहा है कि हम लोग की जो रिकवरी हमारे ऊपर आई थी, अब ये सरकार हमको खुद देगी रिकवरी। क्या आपसे कुछ पैसा लिया भी गया है या अभी तक? सर हमसे बाद में गैंगस्टर लगा रहे थे, गैंगस्टर लगाए हैं हमारे ऊपर भी, उसमें मैं 60,000 रुपये दिए थे। तो पिछले 2-3 साल कितने मुश्किल रहे हैं आपके लिए? सर बहुत ज़्यादा, बहुत ही मुसीबत में हैं सर। अभी भी हम मुसीबत में हैं। क्यों, कैसे? सर इतना कर्जा लोगों का हो गया कि पूछिए ना सर, कहाँ से घर चलाएंगे? इधर उधर से ला करके बच्चों को तो पालना ही है। अभी हमारे बेटों की फीस नहीं गई है, 3 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, अभी तक के सर फीस नहीं जमा कर पाए हैं। अवध एजुकेशनल में हैं बच्चे, अभी भी आज भी हम गए थे फीस के लिए बात करने के लिए, नहीं आप फीस जमा करिए तब आपको मार्कशीट मिलेगी। सर अब बताइए कैसे हम खर्चा चला रहे हैं, वो हम ही लोग जान रहे हैं। प्रधानमंत्री जब यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हैं तब इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि बिना प्रक्रिया के किसी गरीब से हर्जाना वसूला जाता है। हमारा सवाल है कि क्या बुलडोजर का जिक्र भी सभी अपराधियों के संदर्भ में आ रहा है, या केवल एक धर्म विशेष के अपराधियों के संदर्भ में आ रहा है, जिसके बहाने उस धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सुनाने के लिए ऐसा कहा जाता है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को पहले जो क्रिकेट खेल रहे माफिया उनको ठीक करके दिखाओ, और बुलडोजर इधर उधर मत ले जाओ लखीमपुर, और कम से कम वहां पर बुलडोजर चला के दिखाओ। एक और बदलाव आप नोट करेंगे, अभी तक एक दल किसी को दंगाई कहता था तो पलटकर दूसरा दल भी उसे दंगाई कह देता था, लेकिन इस बार केवल बीजेपी सपा को दंगाई कहे जा रही है, जैसे दंगे का कोई एक ही पक्ष होता हो, दूसरा पक्ष होता ही नहीं। दंगे को लेकर हवा बनाने वाले, हवा बनाकर दंगे का माहौल बनाने वालों का जिक्र ही नहीं हो रहा है। आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की भाषा में बीजेपी की तरह अतिक्रमण नहीं है, लेकिन भाषा का खेल उनके यहां भी है। लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं तो नाम के पहले या बाद में धुआं का जिक्र कर देते हैं। यह धुआं किस चीज का है साफ साफ नहीं बताते और लोग हंस भी देते हैं। अखिलेश बार बार बाबा कहते हैं और बताना नहीं भूलते कि उन्हें लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाने नहीं आते। यह व्यंग्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ठीक नहीं है। क्या जिसे लैपटॉप चलाने ना आता वो अनुपयोगी है? फिर तो चुनाव वही लड़ेगा जो IIT पास हो। अखिलेश कई बार गुंडों को सांड कह देते हैं। इस तरह से बेचारा उपयोगी सांड, उस पर गुंडा का लेवल चिपक जाता है। सांड गुंडा कैसे हो सकता है? बेशक यूपी में सांड एक मुद्दा है और इससे किसान परेशान है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी माफिया का इस्तेमाल करती है, उसी तरह से अखिलेश सांड का इस्तेमाल 2 in 1 के रूप में करते हैं। जब योगी आदित्यनाथ माफिया और तमंचावाद का जिक्र करते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं तो बहुसंख्यक धर्म को टारगेट नहीं करते। हाँ, एक जाति को टारगेट जरूर करते हैं।
ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी। बाबा मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे थे, उन्होंने टैबलेट बांटी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ उन्नाव के नौजवानों, आपको कुछ मिला? सोचो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए आपको नहीं दिया। लाखों बांट दिए लखनऊ में, किसी को मिला हो तो बताओ हमें। नहीं मिला किसी को, और ये लोग देंगे भी नहीं आपको। जो सांड नहीं पकड़ पा रहे वो लैपटॉप क्या देंगे? राजनीति की भाषा कई तरह की धारणाओं को मुख्य धारा में लाती है, उसे स्थापित कर देती है। इसे समय समय पर पहचानते रहिए और अखबारों में देखते रहिए कि किस दल को किस तरह से जगह दी जा रही है। हिंदी अखबारों में अखिलेश यादव को तो थोड़ी बहुत जगह मिल रही है, लेकिन बीजेपी की तुलना में बहुत कम, उससे भी कम जगह मिल रही है मायावती को। अखिलेश और मायावती दोनों को बीजेपी की तुलना में बहुत कम जगह मिलती है। कुछ साल बाद जब आप हिंदी के अखबारों में यूपी के चुनावों पर रिसर्च करेंगे तो यही मिलेगा कि 2022 में केवल बीजेपी की रैली होती थी, केवल बीजेपी के नेता बोलते थे, केवल बीजेपी की हेडलाइन छपती थी। मायावती भी अपनी सभा में गुंडा और माफिया को जेल भेजने की बात करती हैं, लेकिन इस पर जोर देने के साथ कि वे माफिया और गुंडा जाति और धर्म के हिसाब से तय नहीं करती हैं। जो गुंडा है वो गुंडा है, जो माफिया है वो माफिया है, हिंदू या मुसलमान नहीं है। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी सपा आदि के शासन काल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। यह कार्यक्रम भाषा पर है, बहुत कुछ छूट भी सकता है, लेकिन एक शब्द का जिक्र जरूरी है, भीड़ का। क्या आपको विपक्ष की सभाओं के कवरेज में भीड़, जन सैलाब वगैरह का जिक्र पढ़ने को मिलता है? जब बीजेपी की रैली होती है तब भीड़ हो या ना हो, गोदी मीडिया अपार भीड़, भारी भीड़, जन सैलाब जरूर लिखेगा। चैनलों पर भीड़ के एंगल से वीडियो दिखाए जाते हैं। जब विपक्ष की बारी आती है तो अखबार की खबरों में भीड़ शब्द का इस्तेमाल न के बराबर होता है। जन सैलाब तो होता भी नहीं। चैनलों पर वैसे वीडियो कम ही दिखते हैं जिसमें विपक्ष की रैली में काफी भीड़ होती है। अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में विपक्ष की रैलियों के समाचार को प्रस्तुत करते समय भारी भीड़ या जन सैलाब का इस्तेमाल अब करीब करीब बंद सा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जब यूपी और बिहार के लोगों के लिए भैया का इस्तेमाल किया तब उसकी आलोचना हुई, सही हुई, उनका बयान भी गलत था और सफाई भी। यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करने वाले बयानों की आलोचना में कभी देरी नहीं होती है, लेकिन जब इसी तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जाता है उसी यूपी और बिहार में, तब सब चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चन्नी के बयान की आलोचना की। उन्हें तब भी आलोचना करनी चाहिए थी जब यूपी के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर लिख दिया, सुनो केजरीवाल। प्रधानमंत्री तब भी चुप रहे। जब केजरीवाल ने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को लिख दिया, सुनो योगी। राजनीति को जब आप भाषा के हिसाब से सचेत होकर देखेंगे तब आपके लिए किसी का समर्थक होना मुश्किल हो जाएगा। जब भाषा की नैतिकता समाप्त हो जाती है तब नागरिक होने का नैतिक बल भी समाप्त हो जाता है। ब्रेक ले लीजिए।
रविश रंजन हाथरस के गांवों से जल जीवन योजना का हाल बता रहे हैं। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर इन गांवों के लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से पानी ढो रहे हैं। हाथरस में नगला पचौरी गांव के रहने वाले बालकिशन 2 किलोमीटर दूर अपनी बाइक से पानी भरने आए हैं। यहाँ 2 इंडिया मार्क का हैंडपंप है, लेकिन एक हैंडपंप खराब होने से अब दर्जन भर से ज्यादा गांव मीठे पानी के लिए इसी एक हैंडपंप पर निर्भर हैं। यही वजह है कि रात दिन लोग साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक से पानी भरकर ले जाते दिखेंगे। भैया यहाँ पानी का क्या है, मतलब क्या दिक्कत आप लोगों को होती है? पानी गाँव में खारा पानी है। खराब पानी है? खारा पानी, खारा पानी है। तो फिर कैसे आप लोग चलाते हो, कैसे पीने लेके जाते हैं? तो कितनी दूर से आप आए हो? मैं करीब 2 किलोमीटर से आया हूँ। तो ये सारे लोग यहीं से लेकर जाते हैं? यहीं से लेके जाते हैं सभी। तो ये कब से ऐसी प्रॉब्लम है? आप दिक्कत हमने तो फेस सामने से ही करी है। हमने जो समझदार भाई गए यही नल में पानी पियो ज्यादा परसेंट, और आसपास ऐसी कोई व्यवस्था ना करी। एक टंकी बनी होगी, जब वो खराब है तो कोई बात हुई ना, मतलब संशोधन का कुछ हो। सादाबाद विधानसभा से हाथरस की ओर जाते आपको ये दूसरा हैंडपंप दिखेगा। इन्हीं 2 हैंडपंप के पानी के भरोसे करीब 20 गांव के गरीब लोग हैं। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हाथरस में हूँ, और आप देख सकते हैं कि हाथरस में मोटरसाइकिल से, साइकिल से लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली से इतने पास और यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, यमुना नदी है, उसके बावजूद आप सोच सकते हैं कि इतनी पानी की किल्लत है। अभी ठंडक का सीजन चल रहा है, और ठंडक में आप देखिए बड़े बड़े गैलन लेकर लोग पानी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर मई, जून, जुलाई का महीना होगा, गर्मी जब तीखी पड़ेगी, तब आखिर इस इलाके की हालत क्या होती होगी। गांव के कुछ लोग खरीद कर पानी पीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहां से पानी भर कर ले जाते हैं। हम हैंडपंप पर पानी भर कर ले जाते लोगों के साथ मनसा कला गांव पहुंचे। यहां सालों पहले एक टंकी इस तरह की बनाई गई, लेकिन अब ये सूखी टंकी खड़ी है और बोरिंग की जगह पर उपले पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि टंकी और पाइपलाइन भी बिछी, पैसे भी गांव वालों ने दिए, लेकिन बोरिंग खराब है और टंकी सूख चुकी है। टंकी की बोरिंग पाइपलाइन घर घर फिटिंग है गई, घर घर रखा कोई नाटिया अभी तक घर पानी मीठो पानी ना पहुंचो। 3-3 हजार रुपया दे फिटिंग करवाई ये लोगों ने। 20 साल में तो 2 साल ना चलीजिए। अभी तो बहुत दिनों से खैर नहीं आया है, ऐसे हो गए होंगे, कम से कम टाइम हो गया होगा तो 4 साल से ऊपर हो गई। तब ये प्रधानी का चुनाव जीते थे तो तभी इसमें टंकी की जो फिटिंग वगैरह हुई थी, जो पाइपलाइन की, तभी आया था कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए, फिर उसके बाद कभी नहीं आया। खारा पानी है, इस सबसे बड़ी समस्या तो यही है, और उससे चलते घर घर में आदमियों के अंदर और बुजुर्ग भी हैं, खारे पानी की वजह से बीमारी भी बढ़ती जा रही है। ये आपने हाथरस के सादाबाद की जमीनी हकीकत देखी। अब सरकारी दावे भी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नल जल योजना पर कई ट्वीट करके साफ पानी देने का प्रचार किया जा रहा है। सरकार ने पिछले साल एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि जल जीवन मिशन पर 10 करोड़ का केंद्रीय अनुदान, हर घर जल के लिए 4 गुना ज्यादा बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 60,000 गांव में काम शुरू हो चुका है। 78 लाख घरों में नल जल का कनेक्शन भी है। लेकिन सादाबाद से हाथरस हाईवे पर फर्राटा भरती कई नेता और मंत्रियों की गाड़ियां गुजरती होंगी, लेकिन सालों से उनका ध्यान इस समस्या पर नहीं गया है। जब हाईवे से सटे गांव में पानी का ये हाल है, तब आप सोच सकते हैं कि दूर दराज इलाकों में टंकी और उनके कनेक्शन का क्या हाल होगा। हाथरस से अश्विनी के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।